नमस्कार बच्चों, स्वामी राज लर्निंग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आस्था दुबे, आपकी जीके की जनरल नॉलेज की टीचर, फिर से आपकी क्लास लेके आ गई हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे अपना मौर्य एम्पायर या मौर्य वंश कह लीजिए। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था, कैसे उसने धनानंद को हराया। फिर हम उनके बेटे बिंदुसार पे आए, उनके बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। फिर कैसे बिंदुसार के बेटे यानी अशोक ने जो है बिंदुसार की जगह ले ली बिंदुसार की मृत्यु के बाद। हालांकि थे सबसे छोटे बेटे, लेकिन फिर भी राजगद्दी पे वही बैठे। उन्होंने अपने 99 भाइयों को हरा के या उनका कत्ल करके कह लीजिए वो गद्दी हथिया ली, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि कैसे अशोक सम्राट कितने क्रूर थे और वो कितना कुछ भी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। जैसे कि वो कलिंग को जीतने के लिए उन्होंने बहुत ही नरसंहार किया, किसी को नहीं बख्शा, चाहे बच्चा हो, औरत हो या आदमी हो या बुढ़ा हो, सबके ऊपर उन्होंने प्रहार करवाया और कलिंग को जीत लिया। फिर हमने आगे जाना था कि कलिंग को जीतने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और वो क्या कर लिया, उन्होंने ये मार काट जो भी था उन्होंने बंद कर दिया। वो समझ गए कि इतना खून खराबा, इस तरह से नरसंहार जो है ये अच्छा नहीं है, ये एक व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तो वो क्या किए, वो शांति की तरफ चल दिए और उन्होंने एक खून खराबा छोड़ दिया। राजा वो बने रहे लेकिन उन्होंने ये खून खराबा छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका हृदय परिवर्तन होने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म में उनके गुरु कौन थे? उपयुक्त, जो मैंने आपको बताया था, उपगुप्त उनके गुरु थे बौद्ध धर्म में, जिन्होंने उनको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी। फिर मैंने आपको बताया कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने इसे राष्ट्रीय धर्म घोषित नहीं किया या राज्य धर्म घोषित नहीं किया, वो उनका अपना पर्सनल धर्म था, वो उसको फॉलो करते थे, उसका प्रचार प्रसार करते थे। उन्होंने अपने बेटे बेटी को श्रीलंका भेजा इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। उनके बेटे और बेटियों का नाम भी पूछा जाता है। अशोक के बेटे का नाम है महेंद्र, अशोक की बेटी का नाम है संघमित्रा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अशोक, फिर हमने आपको बताया था कि अशोक पहले ऐसे शासक थे या राजा थे जिसने अपने संदेश अभिलेखों के द्वारा अपनी जनता तक, अपनी प्रजा तक या जिस तक भी पहुंचाना था उन्होंने पहुंचाया, माफ करिएगा। अशोक ऐसे पहले शासक या राजा थे जिन्होंने अपना अभिलेख अपनी जनता तक, अपना संदेश अपनी जनता तक अभिलेखों के द्वारा पहुंचाया। वो शिलाओं पे अपने अभिलेख लिखवाते थे जिससे उनकी जनता तक उनका अभिलेख पहुंच सके, ठीक है। अब वो किस भाषा में ये अभिलेख लिखवाते थे? वो भाषा थी प्राकृतिक, ठीक है। प्राकृतिक भाषा में उनके अभिलेख लिखे जाते थे, जो भी उनके संदेश होते थे, और वो ज्यादातर संदेश बौद्ध धर्म से ही प्रेरित होते थे। हम आपको आगे बताएंगे वो संदेश क्या क्या होते थे। अच्छा, अब भाषा तो प्राकृत थी, लेकिन लिपियां क्या थी? 4 लिपियां थी जिनमें वो ये संदेश दिया करते थे। 4 लिपियां थी जिनको हमें जानना होगा और उन लिपियों से ही बच्चों क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन सी लिपि थी, किस लिपि में क्या अभिलेख था, क्या मैसेज था, क्या देना चाहते थे अशोक, तो ये सब भी क्वेश्चंस बनते हैं। और हमने आपको बताया था उनके बेटा बेटी के नाम भी पूछे जाते हैं, इसलिए उनके बेटा बेटी के नाम महेंद्र और संघमित्रा आपको याद होना चाहिए। उनके गुरु के नाम पूछे जाते हैं, तो उनके गुरु के नाम भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए हम पढ़ रहे हैं मौर्य एम्पायर के बारे में। मौर्य एम्पायर कह लीजिए, मौर्य वंश कह लीजिए, जो कहना चाहिए आराम से कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मौर्य एम्पायर में अशोक के बारे में पढ़ रहे हैं। ये तीसरे नंबर के राजा थे। पहले नंबर के कौन थे? मैंने अपनी पिछली क्लासेस में भी दोहराया, इसमें भी दोहरा रही हूँ। पहले नंबर के कौन थे? पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बाद उनके बेटे आए बिंदुसार, बिंदुसार के बाद उनके बेटे आए अशोक, अशोक सबसे छोटे बेटे थे बिंदुसार के। आगे चलते हैं, अशोक के बारे में पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे उनके अभिलेखों के बारे में कि वो अपने अभिलेख
किस भाषा में उन्होंने लिखवाया, वो भाषा थी प्रकृति। और प्रकृति भाषा में तो लिखवाया, लेकिन लिपियां कौन सी थी? 4 लिपियों में लिखवाया था। सबके बारे में मैं यहाँ लिख दे रही हूँ। अब इन लिपियों को जानिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन में आता है, इसलिए इन लिपियों को ढंग से जानिए। पहले मैं लिख दूं ताकि आप पढ़ पाए इन्हें, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसलिए इन्हें नजरअंदाज ना करिए और इन्हें पढ़िए। थोड़ा हिस्ट्री में हो जाता है कि हाँ हमें याद भी करना है, लेकिन हमने कहा ना लेक्चर सुनते रहेंगे तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको अपने आप सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए, ये 4 लिपियां थी बच्चों। कौन सी थी? ये 4 लिपियां थी। इन 4 लिपियों के बारे में हमें पढ़ना है। ब्राह्मी लिपि, ठीक है, खरोष्टी लिपि, ठीक है, अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। ये 4 लिपियां थी। ध्यान से देखिए, भाषा कौन सी यूज की थी अशोक ने? प्राकृत भाषा थी। और लिपियां कौन कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, अरमाई और ग्रीक लिपि, ठीक है। अब ये लिपियों का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये लिपियां कहाँ से मिली, इनके बारे में जान लीजिए। ब्राह्मी लिपि हमें भारत से ही मिली, ठीक है। ब्राह्मी लिपि हमें भारत से ही मिली। मुझे स्केच लेना पड़ेगा लग रहा है बच्चों, कोई नहीं, भारत से ही मिली। खरोष्टी लिपि हमें कहाँ से मिली? मैं लिख दे रही हूँ सारा, ठीक है। ब्राह्मी लिपि हमें भारत से मिली, खरोष्टी लिपि हमें पाकिस्तान से मिली, ठीक है। उसके बाद अरमाई की लिपि हमें अफगानिस्तान से मिली। इसको हिंदी में भी लिख देती हूं मैं। अफगानिस्तान से मिली। और ग्रीक लिपि भी हमें अफगानिस्तान से ही मिली थी, इसके उत्तरी बॉर्डर से। चलो हम ये भी लिख देते हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। उत्तरी सीमा, ठीक है। फिर से देख लो, ब्राह्मी लिपि भारत से मिली, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान से मिली, अरमाइक लिपि अफगानिस्तान से मिली और ग्रीक लिपि अफगानिस्तान में उत्तरी सीमा से मिली। अब ये देखो, इसमें जो ये चारों लिपि है, ये सब है तो इम्पोर्टेंट बच्चों, लेकिन इसमें जो ग्रीक लिपि है, ठीक है, सॉरी खरोष्टी लिपि है, वो कैसे लिखी जाती है? ये जो खरोष्टी लिपि है जो हमें पाकिस्तान से मिली, ये लिखी जाती है दाएं से बाएं ओर। दाएं से बाएं ओर लिखने के कारण इस लिपि पे क्वेश्चन बड़े बन जाते हैं बच्चों, ठीक है। दाएं से बाएं लिखी जाती है तो क्वेश्चन बनता है कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो उसका आंसर है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि हमें कहाँ मिली? पाकिस्तान में। ब्राह्मी लिपि हमें कहाँ मिली? भारत में। उसके बाद ग्रीक लिपि हमें कहाँ मिली? अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा पे। और उसके बाद ये अरमाइक लिपि हमें कहाँ मिली? अफगानिस्तान में, ठीक है। ये 4 लिपियां हैं, प्राकृतिक भाषा है। इसी में जो है अशोक ने अपना अभिलेख लिखवाया, अपने मैसेज लिखवाए शिलाओं पे और लोगों को यही मैसेज बांटे। अभी देखो मैसेज क्या थे इसके बारे में भी हम जानेंगे। अब देखो, अभी अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता, अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1873 में मिली थी। पहली सफलता 1873 BC ईसा पूर्व में मिली थी। किसको? जेम्स प्रिंसेप को, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप को मिली थी पहली सफलता। किस सन में? 1873 में। 1873 BC में, बिफोर क्राइस्ट में जेम्स प्रिंसेप को पहली सफलता मिली थी। वही इन्होंने ही, जेम्स प्रिंसेप ने ही बच्चों पहली बार अशोक की लिपि को पाया
और पढ़ा, ठीक है। किस सन में पढ़ा, किस सन में पढ़ा, तो पढ़ा है 1873 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बताता है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमें बताता है कि अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेख में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा है। अब ये लाइन हमारी क्या कहना चाहती है, हाँ ये लाइन हमारी ये कहती है कि अशोक ने अपनी अधिकतर अभिलेखों में, ठीक है, जो उन्होंने अभिलेख लिखवाए हैं, अधिकतर ये जो शिलाओं पे अभिलेख लिखवाए हैं, उसमें उसने अपना नाम खुद का, अशोक का खुद का नाम, उसने अपना खुद का नाम क्या लिखवाया, उसने अपने खुद का नाम लिखवाया है उन लिपियों में जिससे उसने संदेश दिया है अपनी जनता को। उन अभिलेखों में जो इन 4 लिपियों में लिखी गई है और प्रकृति भाषा में लिखी गई है शिलाओं पे, उसका संदेश देने के लिए अशोक का, तो उसमें अशोक ने अपना नाम क्या लिखवाया है, अपना नाम लिखाया है देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। अब बताओ देव नाम प्रियदर्शी का मतलब क्या होता है बेटा, पूछा जाता है, याद रखना पड़ेगा। देवताओं का पसंद, देवताओं का पसंद, पसंद या पसंद, देवताओं की पसंद या देवताओं का पसंद, ठीक है। देव नाम प्रियदर्शी का मतलब होता है देवताओं का पसंद, ठीक है। उसने अपना नाम क्या लिखवाया है अपने अभिलेखों में, उसने अपने अभिलेखों में अपना नाम, खुद का नाम क्या लिखवाया है, तो उसने अपने खुद का नाम लिखवाया है देव नाम प्रियदर्शी, जिसका मतलब है देवताओं का पसंद, ठीक है। अपने अभिलेखों में उसने अपना नाम ये लिखवाया है। चलो मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक की मास्की नेदर तथा उदयगोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। अब ये लाइन हमें क्या बोल रही है, इसको भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लिखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। हमने कहा था ना ये 3 ऊपर के राजाओं के बारे में ज्यादा चीजें हमें जाननी पड़ेंगी और पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इन्हीं तीनों ने जो है कई काम किए हैं। अब देखो ये लिपियां जो हैं और ये अभिलेख जो हैं जो उसने लिखवाए प्रकृति भाषा में 4 लिपियों में, जिसमें अपना नाम भी उसने बदल के लिखवाया है। तो ये सब क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों जो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। और अशोक ही पहला ऐसा राजा था जिसने ये अभिलेखों का सहारा लिया अपने संदेश भेजने का। तो ये सब भी क्वेश्चन बनेंगे, तो ये सब तो पढ़ना पड़ेगा ना बच्चों। अब देखो मध्य प्रदेश के गुर्जरा, मध्य प्रदेश के यानी एमपी के कौन हैं, गुर्जरा, ठीक। अब देखो कर्नाटका के कौन हैं, कर्नाटका के मस्की, ठीक है। उसके बाद मस्की, कर्नाटका के कई लोग हैं, मस्की, नेदर तथा उदयगोलान, ठीक है। अब ये अभिलेख हैं मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटका के मस्की, नेदर और उदयगोलान। ये अभिलेख जो है अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा है। इस अभिलेख में और इन तीनों अभिलेख में अशोक का नाम देव नाम प्रियदर्शी नहीं लिखा है, अशोक ही लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश के गुर्जरा में, ठीक है। ये अभिलेख है, ये इन अभिलेखों का नाम है। कहाँ के हैं, तो यहाँ के हैं। मध्य प्रदेश की कौन सा अभिलेख है, गुर्जरा। कर्नाटका का कौन सा अभिलेख है, मास्की, नेदर और उदयगोलान, ठीक है। अभी कितने टोटल हुए, 4। कहाँ के ये तो बताना पड़ेगा। कर्नाटका के 3 हैं, मध्य प्रदेश के बस अलग से है गुर्जरा, ठीक है। हमको आशा करते हैं आपको याद हो जाएगा। मध्य प्रदेश के गुर्जरा और कर्नाटका के मास्की, नेदर, उदयगोलान,
इन अभिलेखों में अशोक के इन अभिलेखों में उसका बदला हुआ नाम नहीं लिखा है। देव नाम प्रियदर्शी नहीं लिखा है उसका बदला नाम। उस इन अभिलेखों में उसका खुद का नाम, अपना नाम ही लिखवाया है उसने, अशोक। क्या लिखवाया है? अशोक। देव नाम प्रियदर्शी नहीं लिखवाया। तो पूछ सकता है कहाँ के कौन कौन से अभिलेखों में उसने अपना नाम बदल के नहीं लिखवाया, अपना खुद का नाम लिखवाया है। तो वो है मध्य प्रदेश का गुर्जरा, कर्नाटका का मास्की, नेदर और उदयगोलान। आशा करते हैं क्लियर है, समझ में आया। चलो तुम फिर से सुनो बच्चों, क्योंकि तुम लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो, अशोक के अभिलेखों, इधर है, सॉरी, देखो, अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी देवताओं का पसंद लिखा है। ये बात तो आपको समझ में आ गई। अधिकतर अभिलेखों में, ठीक है, यानी इन्हें छोड़ के बाकी सारे अभिलेखों में, इन्हें छोड़ के ऊपर के चार को बाकी सारे अभिलेखों में उसने अपना नाम क्या लिखवाया है? देवनाम प्रियदर्शी, जिसका मतलब होता है देवताओं का पसंद। ठीक है, कौन से में नहीं लिखवाया है? इन चारों में। कहां कहां के हैं ये? मध्य प्रदेश गुर्जरा, मध्य प्रदेश का अभिलेख क्या है? गुर्जरा। इसमें अशोक ने अशोक ही लिखवाया है, ये नहीं लिखवाया। कर्नाटका का मासिक नेदर और उदयगोलान, इसमें भी अशोक ने अपना नाम अशोक ही लिखवाया है, देव नाम प्रियदर्शी नहीं लिखवाया है। तो इसका मतलब होता है कि इन चारों को छोड़ के एमपी कर्नाटका में ये चार जो है, कर्नाटका के 3 और एमपी के 1, इन चारों अभिलेखों को छोड़ के उसने सब में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी लिखवाया है और इन चारों में अपना नाम अशोक लिखवाया है। अब तो समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, राजस्थान के भाभू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। अब किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? राजस्थान के, मैं लिखते चल रही हूं, राजस्थान के अभिलेख जिसका नाम है भाभू, राजस्थान का अभिलेख है भाभू। इसमें उसने अपने को खुद को मगध का सम्राट बताया है, सम्राट बताया है। ठीक है, राजस्थान के भाभू अभिलेख में, किसमें? राजस्थान के भाभू अभिलेख में उसने क्या बताया? अपने आप को खुद को मगध का सम्राट बताया है राजस्थान के भाभू अभिलेख में। देखो बच्चों, इसमें गड़बड़ मत करना, ऊपर का नीचे मत कर देना, सब अलग अलग है, अलग अलग समझना। ठीक है, ज्यादातर अभिलेखों में उसका नाम क्या है? देव नाम प्रियदर्शी। ठीक है, और किसमें अशोक नाम लिखवाया उसने? एमपी के गुर्जरा में और कर्नाटक के मासिक नेदर और उदयगोलान में ही उसने अपना नाम अशोक लिखवाया है। अब राजस्थान के भाभू में क्या हुआ है? राजस्थान के भाभू अभिलेख में उसने अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। अशोक नाम या ये नाम नहीं पूछा है इसमें बोला है कि राजस्थान के भाभू अभिलेख में उसने मगध का सम्राट बताया है। नाम उसका यही होगा उसमें, देवनाम प्रियदर्शी, वरना ये बाबू भी इसी कैटेगरी में आ जाता, लेकिन यही इसका नाम इसमें देवनाम प्रियदर्शी है राजस्थान के भाभू अभिलेख में। लेकिन उसमें क्या लिखा है? उसने ये लिखवाया है कि वो मगध का सम्राट है, अपने आप को मगध का सम्राट बताया है। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। अशोक की धम्म यात्रा। ठीक है, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक को धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित था। अशोक ने कहा कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों को प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ये जियो और जीने दो लाइन कुछ
सुनी सुनी लग रही है आपको? हाँ जी, जियो और जियो तो गौतम बुद्ध ने ही दिया है, सिद्धार्थ ने ही दिया है। जो ज्ञान पाने के बाद बुद्ध हो गए, गौतम बुद्ध कहलाने लगे, उन्होंने ये लाइन दी है। तो अशोक में कहाँ से आ गई ये लाइन, जियो और जीने दो? यहाँ से आ गई कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, इसलिए वो भी ये बौद्ध धर्म का फॉलो करता था, तो उसने भी बोलना शुरू किया जियो और जीने दो, और पालन करना भी शुरू कर दिया। बौद्ध धर्म में उसके गुरु कौन थे? उपगुप्त। अब ये पैराग्राफ हमें क्या बता रहा है अशोक के बारे में? उसकी धम्म यात्रा के बारे में बता रहा है। ठीक है, धम्म यात्रा क्या होती है सुनो। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम और कानून बनाए थे, उसकी नैतिकता सब बौद्ध धर्म से ही, उसके सारी चीजें वो है प्रेरित हैं, क्योंकि वो बौद्ध धर्म अपना चुका था। तो जो नैतिकता सिखाने के लिए अशोक ने अपनी जनता को, लोगों को बहुत दूर दूर तक फैलाना चाहता था बौद्ध धर्म को। तो कहा जा रहा है कि अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम और कानून बनाए थे कि इन नियम और कानून को पालन करना है, उसे ही धम्म कहते हैं। और इस धम्म को फैलाने के लिए, इस धम्म को लोगों में समझाने के लिए, फैलाने के लिए जो उसने यात्रा शुरू की, उसे उसकी धम्म यात्रा कहते हैं। समझ में आया? फिर तो सुनो। अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम और कानून बनाए थे, उसे क्या कहते हैं? धम्म। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धम्म। अब इस धम्म को फैलाने के लिए, नियम कानून को लोगों में फैलाने के लिए उसने जो यात्रा शुरू की, उसे क्या कहते हैं? धम्म यात्रा। ठीक। अब ये नियम कानून क्या थे? ये नियम कानून थे, माता पिता का आदर करो, उनकी बातें सुनो, ये आप भी सुना करो। ठीक है, माता पिता का आदर करो, उनकी बातें सुनो। दास सेवकों से अच्छा व्यवहार करो, दुर्व्यवहार ना करो। जो आपकी सेवा करते हैं, जो ये करते हैं, उनको ऐसे धिक्कारा नहीं जाता, उनसे भी अच्छा व्यवहार करो। जैसे आपके घर में अगर कोई नौकर चाकर है, अगर कोई हाउस हेल्प आती है जो आपकी मम्मी की हेल्प करती है खाना बनाने में या जो भी करने में, भले ही आपकी सेवक है, वो है, लेकिन उनका भी आदर करो। वो आके आपकी हेल्प कर रहे हैं, ये नहीं देखना कि वो पैसा ले रहे हैं। कई लोग पैसा देने पे भी नहीं आते हैं, तब कौन हेल्प करेगा माँ की? उनको भी आदर दो, उनको भी सम्मान दो, उनको बेइज्जत नहीं किया जाता, उनको धिक्कारा नहीं जाता या उनको गलत ऐसे नहीं देखा जाता, हाँ नौकर है, नहीं, उनको भी आदर चाहिए, वो भी मनुष्य है। खैर, ये मेरा लेक्चर शुरू होने लगा, अशोक का सुनिए। अशोक क्या कहते हैं? माता पिता का आदर करो, माता पिता का अपने आदर करो, दास सेवकों को भी आदर दो। ठीक है, और क्या कहते हैं वो? व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए, कि खुद भी जियो, दूसरे को भी जीने दो का पालन करना चाहिए। भिक्षुक का आदर करना चाहिए, जो भीख मांग रहा है, जो आपसे गुहार लगा रहा है, भैया हमें ये दे दो, ये वो दे दो, तो उसका भी आदर करना चाहिए, उसको भी धिक्कारना नहीं चाहिए। ठीक है, ब्राह्मणों का आदर करो, ब्राह्मणों को भी आदर देना चाहिए। भिक्षुक का आदर करो। व्यक्ति को दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहना चाहिए। ठीक है, उदार रहना चाहिए उनके प्रति कोई ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि वो तो सेवक है, छोटा आदमी है। उदार भाव रखना चाहिए। व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। तो ये सब उसके धम्म थे। ठीक है, उसके नियम कानून थे जो वो लोगों में फैलाता है अपनी धम्म यात्रा से। ठीक है, तो बच्चों, धम्म क्या है? धम्म ऊपर लिखा हुआ है, धम्म वो नियम और कानून है जिससे नैतिकता, अशोक ने जो नियम और कानून बनाए लोगों के लिए नैतिकता को फॉलो करने के लिए, उसे ही धम्म कहते हैं। धम्म में उसने क्या क्या कहा? उसने कहा माता पिता का आदर करो, उसने कहा ब्राह्मणों का आदर करो, उसने कहा सेवक और दास के लिए उदार रहो, उसने कहा ब्राह्मणों का आदर करो, उसने कहा भिक्षुक के लिए उदार रहो, उसने कहा जियो और जीने दो।
ठीक है, ये उसके धम थे और इसको फैलाने के लिए जो यात्रा शुरू हुई वो धम यात्रा। तो आज अशोक के लिए इतना ही। कल फिर अशोक को लेके आएंगे, थोड़ा और जानेंगे अशोक के बारे में कि अशोक हमारे और क्या क्या कहना चाहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे अशोक के चतुर्दश अभिलेख कि उसके 14 ऐसे कौन से अभिलेख, 14 थे, चतुर्दश मतलब 14 अभिलेख थे, ठीक है। उसकी धम यात्रा के बारे में उसने क्या क्या बताया उस अभिलेखों में, और कौन से 14 अभिलेख है, लेकिन 14 के 14 आपको याद नहीं करने हैं, सुन लेना, देख लेना, एक बार नजर फेर लेना, उसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आए हैं कई बार एग्जाम में, वो हम आपको बता देंगे कौन कौन से आए, लेकिन देख लेना, सुन लेना जरूर, ताकि कहीं भूले भटके आ गया तो भी आपकी खोपड़ी में रहे, ठीक है। और बस हमको इंपॉर्टेंट वाला आपको बता देंगे तो आपको कोई दिक्कत होनी नहीं, ठीक है। 14 उसने अपने चतुर्दश अभिलेख जिन्हें कहते हैं उनके बारे में हमें जानना है, जो कि हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। और फिर अशोक के प्रमुख अध्यक्षों के बारे में जानेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन के उसके प्रमुख अध्यक्ष थे। अध्यक्ष मतलब किसको कौन सा काम सौंपा गया था, कौन से डिपार्टमेंट में था। जैसे आज होते हैं ना मिनिस्टर्स होते, होम मिनिस्टर अलग हैं, एजुकेशन मिनिस्टर अलग हैं, वैसे ही उस समय वो राजा था, ठीक है। और उसके अंदर जो मिनिस्टर्स थे, उसके अध्यक्ष जो थे, उनका अलग अलग डिपार्टमेंट था जो वो संभालते थे, उनके नाम और उनके डिपार्टमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल ये सुनते रहना, ये रिवाइज करते रहना कि दिमाग से ना निकले, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास लें तो आपको वो भी जो है अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जल्दी ही अशोक खत्म हो जाएंगे, मतलब अशोक का चैप्टर खत्म हो जाएगा, और हम अपने मौर्य एम्पायर या मौर्य वंश में अपने मेन क्वेश्चन आंसर सीरीज में आएंगे। क्वेश्चन आंसर सीरीज वही जो पिछले कई सालों से पूछी जा रही है, उसी को हम दोहराएंगे, इसी में से आएंगे, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस एक रिवीजन हो जाएगा आपका शुरू से लेकर आखिरी तक, बस और कुछ नहीं। बाकी तो हम लिखते भी चल रहे हैं, समझाते भी चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।